नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको पी न्यूज़ और कैंसर केयर डॉट जे के में खैर मकदम है। आज हमारा 21वां एपिसोड है कैंसर के हवाले से। जैसा कि हम हर हफ्ते आपको कैंसर के हवाले से किसी न किसी जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है उस पे बात करते हैं। आज हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि आज हम प्रोस्टेट कैंसर पे बात करेंगे। तो हस्ब मामूल हमारे साथ जिस तरह हर हफ्ते डॉक्टर काजी अशरफ साहब जो जम्मू कश्मीर के मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर सर्जन हैं, तो उनसे बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से। डॉक्टर काजी साहब, आज आपको एक बार फिर खैर मकदम है पी न्यूज़ और कैंसर केयर डॉट जे के में। शुक्रिया। वैसे पिछली बार हम जब बात कर रहे थे कैंसर पे तो हमने बोला था कि आज हम प्रोस्टेट कैंसर पे बात करेंगे। जी। अ, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी नाजरीन को आज हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो प्रोस्टेट कैंसर है, पहले थोड़ा सा ब्रीफ अगर आप नाजरीन को देंगे कि प्रोस्टेट क्या है, जी। तो ताकि उनको बाद में इस बीमारी को समझने में आसानी होगी। जी, प्रोस्टेट जो है ना वो जैसे हम बताते थे कि मतलब पिछली बार भी हमने कहा कि किडनी से जब यूरिन निकलता है वो 2 पाइप के ज़रिए निकलता है। एक दाईं से, एक बाईं से, फिर मसाने में जमा हो जाती है। तो मसाने से जब बाहर निकलता है पानी, पेशाब जिसको हम बोलते हैं, मसाने के ठीक जहाँ मसाना बाहर की तरफ निकलता है, पाइप बनता है, ठीक उसी जगह पर ये प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है, ये रहता है। हम्म। और इसके थ्रू जो पेशाब की पाइप है, इसके बीच में से पेशाब की पाइप निकलती है। हम्म। अब चूँकि इंसान का जो यूरिनरी ट्रैक है, यानी कि पेशाब का जो बाहर निकलने का तरीका है, बाहर निकलने का जो ऑर्गन है, उसके साथ ही इंसान की जिसको हम जेनिटल ट्रैक बोलते हैं, यानी हम्म। कि जिसमें आता है अपना जो अ, जिससे जो इंसान को अभी जब इंसान बालिग होता है तो फिर मुबाशरत और बाकी जो उसके होते हैं फंक्शंस होते हैं, उसके लिए जो सिस्टम है वो प्रोस्टेट के थ्रू जॉइन हो जाता है हम्म। इसी पेशाब की नाली के साथ। तो इसमें प्रोस्टेट का काफी अहम रोल इसलिए रहता है क्योंकि प्रोस्टेट से एक किस्म के एंजाइम निकलते हैं, जैसे पीएसए निकलता है प्रोस्टेट से, या जो उसमें वेसिकल्स होते हैं, सिमिलर वेसिकल्स। हम्म। तो उससे वो लिक्विफाई हो जाता है, उससे फिर स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये प्रोस्टेट का जो काम है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का जो ग्रोथ है ये डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स पर, जिसमें मेल सेक्स हार्मोन आता है, उसको बोलते हम्म। हैं टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन की का उस पर इन्फ्लुएंस रहता है। हम्म। तो एज के साथ ये प्रोस्टेट जो है ये बढ़ता रहता है। अब जब ये बढ़ता रहता है तो बीच में जो इसका जो पेशाब की जो नाली बीच में आ जाती है उसका यूरिन पास करने। हाँ, यूरिन उस पर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर आ जाता है। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि जैसे पिक्चर में भी देखेंगे, ये दाएं बाएं जब ये ग्लैंड बढ़ता है, बढ़ता है। तो जो बीच में जो यूरिन पास करने की जो नाली हम बोलेंगे, हाँ, तो वो सिकुड़ जाती है। हाँ, सिकुड़ जाए, उसका साइज कम हो जाता है, कम नेचुरली हाँ, वो उधर से दाएं पेशाब, हाँ, हाँ, फिर पेशाब करने में प्रॉब्लम। पेशाब निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि ये नेचुरली विद एज हो जाता है, प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरली विद एज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट बढ़ना चाहिए, 24 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल जो प्रोस्टेट का साइज होता है वो 15 से 25 ग्राम तक होता है, ठीक है। हम्म। अब जब प्रोस्टेट बढ़ता है यूजुअली, हम्म। तो उससे तो पेशाब करने में दिक्कत हो जाती है इंसान हम्म। को, जब हम्म। आहिस्ता आहिस्ता एज होता है, खासकर 50-55 के बाद। हम्म।
लेकिन इसके साथ एक और बात हमको ज़हन में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि प्रोस्टेट का बढ़ना ज़रूरी नहीं है। इस पेशाब करने जब पेशाब जब इंसान करता है तो दिक्कत आ जाती है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है प्रोस्टेट ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है? कम प्रोस्टेट में भी ये दिक्कत हो सकती है, प्रेशर हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से एक किस्म का वो वर्म रहता है, ठीक है? तो उस वर्म से भी पेशाब करने में दिक्कत आ जाती है। अब ये जो कैंसर की बात हम कर रहे हैं, प्रोस्टेट की कैंसर की बात, उसमें क्या हो जाता है, उसमें 1 या 2 जगह पर ये शुरू हो जाता है। जब ये शुरू हो जाता है तो आहिस्ता-आहिस्ता ये एक हिस्से को कवर करता है, उसके बाद दूसरे हिस्से को कवर करता है। उसके बाद इर्द-गिर्द पूरा कवर करता है। और इसके बाद ये जो कैप्सूल होता है, इसका प्रोस्टेट का, उसके बाहर भी निकल जाता है और इर्द-गिर्द जो जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी ये अटैक करता है। तो प्रोस्टेट कैंसर में वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक? तो लिहाज़ा ये जो प्रोस्टेट का कैंसर है, इसका मतलब एक इसका एक ख़ास मकाम है। हर एक जो कैंसर है, ओवरऑल जो कैंसर है, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर का एक ख़ास मकाम है, इसी तरह मेल्स में, ये तो फीमेल्स में, इसी तरह मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर का एक ख़ास मकाम है। वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए अ, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ भी चार्ल्स हगिन को नोबेल प्राइज़ 1966 में मिला है। ये थायराइड और पैंक्रियाज, ये 3 ही चीज़ है जिस पर नोबेल प्राइज़ इंडिपेंडेंटली मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर जो है ये कितनी अहमियत रखता है एक इंसान के लिए और एक हमारी ज़िंदगी के लिए। जी। तो डॉक्टर साहब, अब आते हैं कि ये जो प्रोस्टेट कैंसर है, तो इसके क्या वजूहात हो सकते हैं एक मेल में, अगर प्रोस्टेट कैंसर की ये बीमारी लग गई, हाँ, वजूहात देखिए, क्या हो सकते इसमें क्या है, वजूहात के बारे में जो है ओवरऑल, इसमें जो वजूहात हैं वो हमने फर्स्ट पहले एपिसोड में हमने उसके बारे में बात की। वजूहात तो वही 4 हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर की बात इसमें हैं? हम जब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की या किसी कैंसर के बारे में, तो उसमें हम रिस्क फैक्टर की ज़्यादा रिस्क फैक्टर पर ज़्यादा हम ज़ोर डालते हैं। देखिए, इसमें प्रोस्टेट कैंसर में एक प्रॉब्लम है, इसमें एग्ज़ैक्ट रिस्क फैक्टर जो हैं, वो अभी तक पता नहीं चल रहा है। एग्ज़ैक्ट वजह, एग्ज़ैक्ट रिस्क फैक्टर और एग्ज़ैक्ट कॉज़ जो प्रोस्टेट कैंसर का है, उसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है, जारी है। जारी है। लेकिन कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो अभी तक हमारे पास है, जिसकी बुनियाद पर हम इस पर इन्वेस्टिगेशन आगे ले रहे हैं, रिसर्च आगे ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये देखा गया है कि जिस फैमिली में, यानी कि फर्ज करें कि किसी के बाप का प्रोस्टेट में कैंसर हो गया, ठीक है, और खासकर वो 60 साल की एज में हो गया, ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर की होने की रिस्क दुगनी रहती है। ठीक है, ये इसका एक मौरूसी एक एक किस्म का एक ज्यादा इम्पैक्ट। हाँ, इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर किसी के भाई में हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी का बड़ा भाई है, ठीक है, तो उसमें कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, तो दूसरे भाई ही में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस जो होते हैं वो 3 गुना ज्यादा होता है, रिस्क 3 गुना, यानी अगर बाई में होगा तो दूसरे बाई में 3 गुना, 3 अगर गुना, बाप 3 से ज्यादा। 2 गुना। हाँ, और अगर बाप में कैंसर होगा, किसी के फादर हम्म। में कैंसर होगा, ये प्रोस्टेट कैंसर, तो उसके बेटे में ये पाया गया है कि वो एज, मैं बोल रहा हूँ एज 60 के आसपास, ठीक है, तो उसमें दुगनी हम्म। दुगनी से हल्का थोड़ा सा ज्यादा रहती है, और लेकिन अगर भाई में, बड़े भाई में हो, तो उसमें 3 गुना रिस्क रहता है। हाँ, अगर आप
एक फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कैंसर हो। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे हमने पिछली बार भी बताया वो होता है बाप, बेटा, भाई, ठीक है? तो उसमें क्या है, उसमें अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में कैंसर हो, तो उसमें रिस्क कम से कम 4 गुना से ज़्यादा बढ़ जाता है। ओह! तो ये प्रोस्टेट कैंसर का एक 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 जो है रिस्क फैक्टर ये भी है। रिस्क फैक्टर। इसके अलावा ये देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर में कम से कम 100 से ज़ायद जीन जो है, उनमें चेंज आ जाती है। वो इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट हो जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब बाप से बेटे की तरफ गया हो, लेकिन इसमें एक्टिवेशन वैसे भी हो सकती है। एज के साथ उन जीन्स की एक्टिवेशन हो कम से कम 100 जीन इसमें आए जाते हैं। उसके बारे में हम अभी बताएँगे। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम पिछली बार भी बात कर रहे थे कि ब्रका जीन जो ब्रेस्ट में होता है, ये BRCA1, BRCA2। अब ये देखा गया है ये जिसका ये जो सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम, ठीक है? मतलब मिसाल के तौर पर जो फैमिली है उसमें किसी में ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी कैंसर है। वो सिंड्रोम में आती है जिसको जो हम बोल रहे थे BRCA सिंड्रोम जो है, BRCA जीन में गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें भी जो मेल्स होते हैं, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कम से कम दुगने से ज़्यादा, क्योंकि ये इनहेरिटेड सिंड्रोम है। इसी तरह हमने पिछली बार भी बात की एक कैंसर के बारे में जो इंटेस्टाइन में होता है, जो कोलन में यूजुअली होता है, जिसको HNPCC बोलते हैं। तो उसमें भी ये रहता है कि जो मेल्स होते हैं, जैसे हमने बताया कि फीमेल्स में ओवरी का कैंसर होने के चांस उसमें रहते हैं। तो मेल्स में उसमें जो मेल होते हैं उसमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क रहता है। रिस्क रहता ये 2-3 जो हैं, ये सिम्पटम्स हैं, जो मौरूसी जो एक ये तकालीफ है, जो फैमिलीज़ में पाई जाती है, उसमें तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क रहता ही रहता है। लेकिन उसके अलावा मैंने ये कहा कि जिसके बाप या जिसका भाई या जिसकी फैमिली में 1-2 प्रोस्टेट के कैंसर हो, उसमें रिस्क दुगनी से ज़्यादा, दुगनी से लेके चौगुनी तक हो सकती है। और जीन्स के बारे में, जीन तो बहुत इसमें 100 जीन आ जाते हैं। अब ये रही एक ये तो एक एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो लोग जिनका BMI यानी कि जो लोग ओबीस होते हैं या जिनमें फैट ज़्यादा होता है, जो फैटी होते हैं, वज़न ज़्यादा होता है, तो उनमें ये पाया गया है कि उनमें जो प्रोस्टेट जो कैंसर होता है, वो थोड़ा कदरे एग्रेसिव रहता है। अच्छा, फैटी रिस्क लिविंग। हाँ, रिस्क भी थोड़ा कदरे ज़्यादा रहती है प्रोस्टेट कैंसर होने की और उसके साथ-साथ उसका जो 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 उसका बायोलॉजी रहता है प्रोस्टेट कैंसर का, वो कदरे एग्रेसिव रहता है, बनिस्बत कि उसके कि आम आम इंसान में जो ज़्यादा फैटी ना हो, ज़्यादा ओबीस ना हो। और उसके बाद जो है अब ये देखा गया है, इसमें एक इंट्रिगिंग जो जो चीज़ पाया गया है, वो ये है कि एक्चुअली जो साउथ ईस्ट एशिया है, जिसको हम एशिया बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जिसमें जिसमें थाईलैंड, जापान और बाकी सब चीज़ ये सब ममालिक आते हैं। उनमें ओवरऑल जो प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क होती है, वो कम होती है। उनमें तादाद भी प्रोस्टेट कैंसर की कम ही रहती हुँ, है। और अफ्रीकन्स जो होते हैं, अफ्रीकन लोग, उनमें प्रोस्टेट कैंसर की जो तादाद है, कदरे ज़्यादा रहती है। हुँ, और उनमें मरने का खतरा ककरे ज़्यादा रहता है क्योंकि उनमें प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा एग्रेसिव रहता है। एग्रेसिव रहता है। अब ये जो वेस्ट और कॉकाज़िन्स है, उनमें ये देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क जो है एशियंस से थोड़ा ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल हम ले लेंगे अमेरिका की। अमेरिका में जो है, वहाँ प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा है। पाया गया है। वहाँ पर इंसिडेंस प्रोस्टेट कैंसर की ज़्यादा पाई गई। अब ये भी पाया गया है कि ये जो ईस्टर्न जो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि ईस्टर्न लोग यानी कि एशियंस जो माइग्रेट करते हैं यूएस, माइग्रेशन करते हैं इनटू द यूएस, यूएस। हुँ, तो उनमें ये पाया गया है कि उनमें भी फिर प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क बढ़ती है, बढ़ रही है। उनमें प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क उतनी कम नहीं रहती है जैसे उनके अपने इलाके में जब वो रहते हैं। ये रीज़न क्या हो सकता है? तो क्लाइमेट का है इसमें या थियरी फूड? कौन-सी चीज़? इसमें बहुत सारी थियरीज का ये है कर लेते हैं, लेकिन हतमी तौर पर इसका कुछ आइडिया पूरा नहीं मिलता है
एक थ्योरी ऐसी है कि इसमें जो लोग ज्यादा रेड मीट और वो भी ओवर फ्राइड और ओवर कुक्ड रेड मीट खाते हैं, अच्छा। क्योंकि वेस्ट में अगर आप देखेंगे या यूएस में आप देखेंगे उधर तो रेड मीट तो काफी यूज होता है जिस तरह हम रेड मीट यूज करते हैं, लेकिन उधर क्या होता है ज्यादा ओवर कुकिंग और ओवर फ्राइड जब होता है ये पाया गया है कि उनमें जो नाइट्रोसमीन्स और नाइट्राइट्स जो रिलीज हो जाते हैं बॉडी में, शायद उन्हीं से ये जो प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क बढ़ती है उन लोगों में जो लोग लो रिस्क वाले इलाके से उधर माइग्रेट किए हैं, तो ये पाया गया है। तो लिहाजा लिहाजा ये कुदरती सी बात है कि जो हम खाना खाते हैं उस पर काफी रिसर्च किया गया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके खाने से कैंसर की रिस्क बढ़ती है कम हो सकती है। उसमें अभी तक हतमी तौर पर सिर्फ एक ही चीज पाया गया है कि जिससे प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क कम हो जाती है, वो है टमाटर का इस्तेमाल। जो लोग ज्यादा टमाटर खाते हैं टमाटर खाते हैं या टमाटर सॉस खाते हैं, सॉस होती है उसकी बनती है, हाँ बिल्कुल, या किसी तरीके से खाने में टमाटर मिला के खाते हैं, तो उनमें ये पाया गया है कि क्योंकि टमाटर में एक ऐसा जुज रहता है जिसको हम लाइकोपीन बोलते हैं। तो ये इस पर थोड़ा सा ये है पॉजिटिव रिलेशन है कि इससे शायद प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क कम हो जाती है। अब पहले पहले ऐसा माना जाता था कि जो विटामिन्स का इस्तेमाल करने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क में फर्क पड़ सकता है। तो इस पर काफी एक स्टडी होगी जिसको सेलेक्ट स्टडी बोलते हैं, बहुत ही फेमस स्टडी है सेलेक्ट स्टडी, जिसमें विटामिन ई जो लोग इवियन जो होता है ना, इवियन बहुत पहले इस्तेमाल होता था, इवियन देते थे हर एक को इवियन खाओ, इवियन विटामिन सी और सेलेनियम इवन कैप्सूल में भी आता है, कैप्सूल में आता था। हाँ, इवियन विटामिन सी और सेलेनियम ये सब चीज उसमें दिया गया और ये पाया गया कि इसका कोई मतलब इसमें कोई भी फायदा नहीं मिलता है, ये प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क बढ़ाता नहीं है। अलबत्ता विटामिन ई जो लोग रेगुलरली खाते हैं और हाई मिकदार में हाई डोसेज में खाते हैं, ये पाया गया है कि अगर उनमें जब प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है वो बहुत ही एग्रेसिव होता है। जो विटामिन की ई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें काफी एग्रेसिव प्रोस्टेट। ये यहाँ पे डॉक्टर साहब ये भी आपसे मैं अर्ज करूं कि ये जो विटामिन ई एक तो हो गया जो हमारे पास टैबलेट या कैप्सूल की सूरत दवाई की सूरत में विटामिन ई आता सप्लीमेंट्री के हिसाब से, दूसरा होता है कि जो हमारा फूड आइटम है, मतलब कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें विटामिन ई ज्यादा मकदार में पाया जाता है। नहीं, जिसमें विटामिन ई जो फूड हम खाते हैं, जो विटामिन उसमें पड़ता है, वो एडिक्वेट अमाउंट से अगर देखा जाए कम ही में होता है। जितना हमको चाहिए उससे कम ही में कदरे कम ही में होता क्योंकि यहाँ कोई पे हाँ। हमारे नाजरीन को ये कंफ्यूजन होगा कि विटामिन ई, वो सोचेंगे कि फिश में बोलते हैं कि विटामिन ई है तो वो फिश नहीं, फिश में क्या है जो नहीं, मतलब इस तरह के फूड हाँ, जो ये जो हमारे ग़िज़ाइयत जो रहते हैं, उसमें जो विटामिन ई की मिक़दार जो रहती है, वो ज़्यादा नहीं रहती है, वो ठीक-ठाक वो ठीक है, वो उस खाने से वो कोई मुज़र ऐसा नहीं है, ये मतलब हर्ज नहीं है। वो मुज़र नहीं है। बिल्कुल। मैं सप्लीमेंट की बात अच्छा, सप्लीमेंट्री की जो लोग सप्लीमेंटेशन करते हैं विटामिन ई से ई की और उसमें डोज़ जो होता है विटामिन ई का जो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल एवियन अगर आप ले लेंगे, एवियन 200, एवियन 400 हो, उसमें डोज़ तो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। जो लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल रेगुलरली यूज़ करते हैं फिर उनको प्रॉब्लम तो या सेलेनियम यूज़ करते हैं, ये देखा गया उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। रिस्क को कम नहीं करता है। अब एक और चीज़ इसमें पाया गया है कि जो 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 क्रूसिफेरस होते हैं ना, जिसको मिसाल के तौर पर जो हमारी जो ब्रोकोली जो होती है या उस टाइप की सरसों का साग होता है, ठीक है? या उस टाइप की जो होती है जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं पालक जैसा होता है, ठीक है? तो ऐसे या कॉलीफ्लावर होता है जिसको हम ये बंद गोभी बोलते हैं, ठीक है? बंद गोभी फूल गोभी, ऐसी चीज़ें जो हैं जो लोग इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ये पाया गया है कि ओवरऑल ये चीज खाने वाले लोग, ये सब्जी खाने वाले लोगों में प्रोस्टेट कैंसर होने की रिस्क कदरे कम हो जाता है। अच्छा, अच्छा। कदरे तो बड़ी बात है ना, मतलब जो इस तरह की सब्जियां खाते हैं हाँ, तो उनको तो लोगों को ये सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। उनमें कदरे कम पाया जाता है।
बाकी ओवरऑल जो हम देखते हैं कि मीट बाकी चीज़ जो है उनका रिलेशन जो इसके साथ है, वो कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं पाया गया है, लेकिन थियरी है कि अच्छा, फैट्स के बारे में क्या? अब फैट्स मेरे हाँ, फैट्स के भैया अच्छा सवाल है। फैट्स के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है। अच्छा, फैट्स के बारे फैट्स के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है। अब उसमें क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स जिसको अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। देखो जिस किस्म का भी फैट है, 1 मिनट, जो भी फैट है, वेजिटेबल फैट है या कोई भी एनिमल फैट है, ये पाया गया है कि इसका प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क पर कोई असर नहीं है। जो लोग फैट एडिक्वेटली इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क ज़्यादा नहीं है। चांसेस है कि प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क उनमें कदरे कम हो सकती है, खासकर जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करते अच्छा, हैं। ये कुछ इसमें लोगों का ये भी है कि जो लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, नींबू हैं, तो नेचुरली उनको बॉडी में यूरिन भी पास उससे ठीक-ठाक चलता है, मदद मिलती है, ऐसी देखने में। तो आप क्या कह रहे हैं कि देखिए लेमन में क्या है, लेमन में विटामिन सी रहता है, ट्रेसेस रहते हैं विटामिन सी के और साइट्रिक एसिड ज़्यादा रहता है लेमन। ये दोनों चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन हो गया है। विटामिन सी खाने से, विटामिन सी आप इस तरह खाओ टैबलेट के फॉर्म में या लेमन खाओ, ठीक है? लेमन में तो विटामिन सी बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी उससे प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई भी ये प्रोस्टेट कैंसर को रुकाने में कोई भी मदद नहीं करता है। अलबत्ता जो मैंने बोला कि जो फैट हम खाते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो हम खाते हैं या ओमेगा 3 फैट्स का इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा 3 जो फिश ऑयल होता है, तो उससे चांसेस हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क कदरे कम हो सकती कम हो है, क्योंकि उसका रोल इसमें नहीं है। सकती। फैट से प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने के चांसेस नहीं रहते। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, इससे पहले डॉक्टर साहब आपने बोला कि ये जो कैंसर की जो रिस्क फैक्टर है उसमें मोरूसी बाप में होगा, भाई में होगा तो क्या है, किस तरह होता है ये कैंसर उनकी टीम। अब चूंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है कि अब किसी बंदे को, शादीशुदा बंदे को प्रोस्टेट कैंसर है जी, अब उसकी अपनी बायोलॉजिकल लाइफ है, तो उसके उस बायोलॉजिकल लाइफ पे जो उसका पार्टनर है, क्या वहां तक इसका फैलाव हो सकता है? नहीं, पार्टनर को तो उसमें कोई ये नहीं है। वो पार्टनर का तो जो हुआ है उसमें कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, अच्छा। ना पार्टनर को इसकी रिस्क है, ना पार्टनर से रिस्क पड़ती है, ठीक? इसमें कोई अच्छा, वो चीज नहीं। कोई एसोसिएशन बायोलॉजिकल लाइफ जो होती है इंसान की उसमें कोई एसोसिएशन प्रोस्टेट कैंसर के साथ। तो ये है इसमें एक एक चीज़ है कि ये इस टाइप का है। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि कैंसर में तो इनिशियल स्टेज पे अगर कोई आता है तो बज़ाहिर तो कोई सिम्पटम नज़र नहीं, क्या इस तरह के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में अगर किसी को इसमें मुब्तला या फर्स्ट स्टेज पे या जो ही ये शुरू हो जाता है, जन्म लेता है, कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं इस मेल को? देखिए, मैं फिर से बताता हूँ कि जो यूजुअली जो सिम्पटम्स होते हैं वो पेशाब करने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है? वो उस टाइप के सिम्पटम्स तो लगभग हर एक आदमी को हो जाते हैं 40, 45, 50 साल की एज के बाद, ठीक है? और प्रोस्टेट कैंसर का कोई खास सिम्पटम उससे अलावा नहीं है, अर्ली प्रोस्टेट कैंसर का। दरअसल लेकिन इसके साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ आपके नाज़रीन के लिए, वो ये है, जो लोग 70 साल की एज से ज़्यादा है, खासकर जो 80 साल की एज के हो, उनका जब ऑटोप्सी किया जाता है, उसमें ये पाया गया है कम से कम 60% लोगों का प्रोस्टेट कैंसर रहता है। 60% लोगों का कैंसर रहता है। यानी कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, दे डाई विथ कैंसर, नॉट बिकॉज़ ऑफ कैंसर। यानी कि वो मरते जो हैं, उनकी मौत किसी दूसरी वजह से हो जाती है। लेकिन बात से होता है कहीं लेकिन प्रोस्टेट कैंसर उनका रहता है। उनका रहता है। उनका रहता है। वो प्रोस्टेट कैंसर उनको कोई तकलीफ नहीं देता और ना ही वो ये हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें एक बात है कि प्रोस्टेट कैंसर में बहुत टाइम लगता है एग्रेसिव बनने में।
अच्छा, अच्छा। बहुत टाइम ये लगता है। शरीफ है। हाँ, एग्रेसिव बनने में बहुत अगर ऑटोप्सी जो करते हैं ना, जो लोग यंग भी होते हैं, यानी कि हुँ, 30 से 40 साल के लोग जो होते हैं, उनमें भी 3 से 5% तक लोगों में ये पाया जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर रहता है। T1 या T2 रहता है, स्टेज 2 या स्टेज 1 पर रहता है, लेकिन वो अभी इवॉल्व नहीं हुआ होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर की ये खास खसूसियत है। तो लिहाजा जो अर्ली प्रोस्टेट कैंसर है होता है, उसकी खास ऐसे अलामात नहीं होती अलामत है। नहीं। लेकिन प्रोस्टेट के बढ़ने से जो अलामात होते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको यूजुअली प्रोस्टेट बोलते हैं ना, हुँ, बी बीएचपी हो जाता है लोगों हुँ, को, जिसको फिर टीओआरपी करते हैं या यूरोलॉजिस्ट वो करता है, रिसेक्शन करता है, इलाज करता है, पाइप डालता है। नेचुरली वो शुरू हो जाता है। तो लिहाजा अचानक जब हम किसी चीज़ के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो कि किसी पेशाब पेशाब में खराबी होगी, पेशाब नहीं चल रहा है, रात को बार-बार उठना पड़ता है, तो यूजुअली अल्ट्रासाउंड हो जाता है। हुँ, तो अल्ट्रासाउंड में कुछ ना कुछ इधर-उधर पता चलता है, तो फोकस इंसान का फिर उधर की तरफ हो जाता है। हुँ, लेकिन ओवरऑल उसका अर्ली सिम्पटम कुछ खास नहीं। तो लेकिन जब ये क्रॉस करता है स्टेज 2, जब हुँ, प्रोस्टेट कैंसर क्रॉस करता है स्टेज 2 को, हुँ, तो उसके बाद यूजुअली इसमें सिम्पटम्स शुरू होने लगते हैं। तो उसमें बहुत सारे जब सिम्पटम्स ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पर किसी को पेशाब करने में तो दिक्कत होती है, दर्द शुरू हो जाता है, और किसी-किसी को स्टूल करने में दिक्कत हो जाती है, बार-बार स्टूल करने के लिए निकलना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि इसने प्रोस्टेट ने इसको इन्वॉल्व किया होता है। इसी तरह प्रोस्टेट आमतौर पर जो है, ये आमतौर पर हड्डियों को इन्वॉल्व करता है, खासकर कमर और पीठ की हड्डियों को इस तरह इन्वॉल्व करता है। तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कि तो इंसान को ऐसा लगता है शायद डिस्क होगा, तो फिर वो दवाई, इंजेक्शन इधर-उधर करता रहता है, ठीक है? तो अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि नहीं जी, नहीं ये एक्स-रे करते हैं तो उधर कुछ लगता है कि हाँ भाई गड़बड़ है, कुछ है। तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, निकलता है प्रोस्टेट कैंसर। तो तो ये है उसका खाद। डॉक्टर साहब, अब अगर इसके इलाज की तरफ आते हैं, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं इब्तिदा में जो हर एक इंसान को, जो अब वो 50 या 60 क्रॉस करता है, तो इस ये ज़हन में रखकर कि प्रोस्टेट कैंसर की जाँच करनी है, तो कौन से टेस्ट हैं जहाँ से उसको ये ठीक है, इसमें इसमें खून के टेस्ट भी आ जाते हैं, ब्लड टेस्ट हैं, और इसमें बाकी टेस्ट जो हम रेडियोलॉजी बोलते हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई जो हम बोलते हैं, वो सब उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस पर आएँगे कि यूरिन और ब्लड टेस्ट, इसमें हुँ, कौन-कौन से? इसमें क्या होता है, एक टेस्ट है जो जिसको पीएसए बोलते हैं। हुँ, पीएसए एक ऐसा टेस्ट है जो आइडिया दे सकता है, हुँ, अगर वो बढ़ गया, उसका जो ओवरऑल जो जो कैंसर सोसाइटी है, यानी कि कैंसर नेशनल कैंसर जो है हुँ, इंस्टीट्यूट है हुँ, यूएसए का, उन्होंने इसका एक पैरामीटर बनाया है हुँ, ओवरऑल, हुँ, यानी कि 4 इसका कट ऑफ रखा है। हुँ, पीएसए 4, ऐसे 4 हाँ, कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ रहा है। हुँ, हुँ, उसमें वेरिएशन रहता है, एज अगर कम होती तो उसे, अगर 40 साल की एज होगी 3 में रह सकता है, अगर 80 साल की एज होगी तो 5-6 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर हम मीडियन देखेंगे तो 4 इसमें कट ऑफ है, ठीक है? अगर 4 से कम होगा पीएसए, तो चांसेस है प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जिनका पीएसए 4 से कम है, हुँ, मैक्सिमम 25% लोगों में कैंसर पाया जाता है। मैक्सिमम 25% लोगों में कैंसर हो सकता है, हुँ, हुँ, जो दूसरे इन्वेस्टिगेशन से पता हुँ, चलता हुँ, है। लेकिन अगर पीएसए 4 से ज़्यादा होगा, हुँ, हुँ, तो ये पाया गया है कि इसमें प्रोस्टेट कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी होता है, जिसका पीएसए 4 से ज़्यादा हो और एज 50 से 60 साल के बीच में हो। हाँ, अगर एज 80 साल से ज़्यादा हो और फिर पीएसए कुछ लगभग 5 या 6 आ गया, तो उसमें उतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि एज रहती है, तो उसमें आप आहिस्ता भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये रेंज रखा है, ठीक है? ये हो गया एक पीएसए का। अब इसको और सेंसिटिव बनाने के लिए पीएसए के और भी कुछ टेस्ट हैं, जिसमें जो डिटेल है वो टेक्निकल डिटेल है, उसमें हम नहीं जाएँगे। अब उसमें एक और चीज़ है जो यूरिन है। यूरिन में भी कुछ ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं, केमिकल्स पाई जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाई जाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, और आइडिया मिल सकता है कि शायद
इस इंसान में, इस बंदे में प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस आगे हैं, वो हम देख सकते, वो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में आते हैं। लेकिन ओवरऑल ब्लड टेस्ट जो है वो ऐसे है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका मिसाल के तौर पर प्रोस्टेट कैंसर फैल चुका है, हड्डियों में भी गया है, इधर-उधर भी गया है, तो उनमें खून की कुछ और टेस्ट ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर उनमें अल्कलाइन फोस्फेटेस जो लिवर टेस्ट में आता है, एलएफटी में आता है, वो चेंज हो सकता है। किसी-किसी का ऐसा होता है कि एकदम ब्लॉक हो जाता है यूरिन, ठीक है? तो उससे फिर बैक प्रेशर हो जाता है किडनी पर। किडनी फेल हो जाती है किसी हद, तो किडनी का टेस्ट केएफटी भी चेंज हो सकता है। लेकिन वो खैर वो दूर की बात है। तो मेन टेस्ट जो है वो पीएसए ही हम मान लेते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, और उस हाँ, हाँ, अक्सर जब किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है, यूरिन की प्रॉब्लम होती है, फिर वो यूएसजी करता है, जी। ये देखा गया है, तो वहां पे फिर टेक्नीशियन जो यूएसजी करता है, डॉक्टर, तो वो बोलते हैं आपका ये आम है कि आपका प्रोस्टेट लेवल बढ़ गया है, इसका एवल्यूएट प्रोस्टेट बढ़ गया है, ये भी जरा ये बताइए। नेचुरली है ना, क्योंकि एज के साथ प्रोस्टेट बढ़ने का, एज के साथ तो प्रोस्टेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट पर असर रहता है जो टेस्टोस्टेरोन होता है, एक हार्मोन निकलता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है। जिस तरह फीमेल सेक्स हार्मोन का, जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, जिसका ब्रेस्ट पर उसका असर रहता है, रहता है। उसी तरह वो जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो एस्ट्रोजन से होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन से। इसी तरह मेल सेक्स हार्मोन जो होता है उससे प्रोस्टेट की ग्रोथ पर असर रहता है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोस्टेट तो बढ़ता ही, जब जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो प्रोस्टेट भी बढ़ता ही जाता है। तो उसको फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 बोलते हैं। नॉर्मल जो वेट है प्रोस्टेट का वो 15 से 25 ग्राम तक। अच्छा, तो उसके बाद जो बढ़ेगा, अगर किसी का 30 ग्राम हो गया, 35 ग्राम हो गया, तो नेचुरली वो बताया जाता है कि प्रोस्टेट थोड़ा बड़ा। अच्छा, इसी तरह किसी को ये बायोलॉजिकली मतलब ये जो है वीक है, फिर वो मेडिसिन का इस्तेमाल करता है अपना जो उसका ये बढ़ाने के लिए, शहवत जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, लिबिडो। इसको बढ़ाने के लिए वायग्रा का इस्तेमाल करते हैं, या और भी कुछ बहुत सारी मेडिसिन है, तो उनके इस्तेमाल से प्रोस्टेट कैंसर पे कितना असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए, उस पर काम हुआ है कि ऐसा है, जो वायग्रा और बाकी जो ड्रग्स आती हैं, उनका जो रोल है वो बेसिकली एक रिसेप्टर होता है प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट मसल में, उसको वो रिलैक्स करता है। उससे कोई ऐसा नहीं पाया गया है कि उसका कुछ खास असर है प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क, क्योंकि स्टडीज बहुत लिमिटेड है। लेकिन एक और चीज इस्तेमाल किया गया है, जो यूजुअली जब प्रोस्टेट जो जिसका गेज भी होता है, जैसे आपने बताया कि प्रोस्टेट बढ़ गया, कि उनको पेशाब की दिक्कत कम करने के लिए वो दिया जाता है, जो मेल सेक्स हार्मोन को काउंटर करता है, जिसको फेनेस्ट्राइड बोलते हैं, और ल्यूटाप्राइड, दो किस्म किया है। ये देखा गया है कि जिन लोगों को फेनेस्ट्राइड देते हैं या ल्यूटाप्राइड देते हैं, ठीक है, और हाई डोज में देते हैं, ठीक है, उनमें ये पाया गया है कि उनमें प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क जो है, होने की रिस्क कम नहीं होती है। अलबत्ता अलबत्ता उनमें जब प्रोस्टेट कैंसर होता है, 30 से 40% लोगों में प्रोस्टेट कैंसर काफी एग्रेसिव रहता है। अच्छा, अच्छा। तो ये स्टडी है उन 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 दवाइयों के बारे में जिनको फिनेस्ट्राइड और ड्यूटाप्राइड बोलते हैं। लेकिन जिस डोज में ये फिनेस्ट्राइड और ड्यूटाप्राइड, जो प्रोस्टेट बीएचपी जो होता है, जिसका बड़ा होता है प्रोस्टेट, बढ़ गया होता है कैंसर के बगैर, जिसका बढ़ गया होगा, उसमें जब वो करते हैं तो वो रिस्क नहीं है उसमें। नॉर्मल प्रोस्टेट में, नॉर्मल जिसका प्रोस्टेट है, और वो प्रिवेंशन के तरीके से खाएगा, मिसाल के तौर पर वो दवाई फिनेस्ट्राइड और ड्यूटराइड, तो उसमें ये पाया गया है कि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है। लिहाजा उसको इसके लिए ऑफ किया गया है। पहले तो ऐसे देते थे, लेकिन अब ऑफ हो गया है। अब ये जो आप बोल रहे हैं कि जो वायग्रा और ये सब, ये भी तो अल्फा, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम
खाते हैं जो कॉन्टिफ्लो होता है या बाकी होते हैं, वो इस मसल को रिलैक्स करने के लिए, प्रोस्टेट के मसल को रिलैक्स करने के लिए उसमें हो जाते हैं, उसमें उनका है थोड़ा बहुत रोल, लेकिन डायरेक्ट उनका रोल प्रोस्टेट पर उतना ज्यादा नहीं है। अब जो लॉन्ग एक्टिंग आए हैं, लॉन्ग एक्टिंग मिसाल के तौर पर जो वाइग्रा आया है, उसका देखा गया है कि वो प्रोस्टेट के सिम्टम्स को कदरे कम कर सकता है, वो है। तो अलबत्ता कैंसर के साथ रिलेशनशिप का कोई इसमें कंसेप्ट है नहीं होता। खैर, हम आ रहे थे उस बात पर जो हमने अधूरी छोड़ी, वो बीच में बात शुरू होगी कि इन्वेस्टिगेशन इसका क्या है। तो मैंने बताया कि जो पीएसए है, पीएसए के साथ-साथ यूरिन टेस्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पर पहली इन्वेस्टिगेशन होती है, वो होता है अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड यानी कि टीवी रीड, उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो यहाँ से ऊपर से हम देखते हैं पैर से, और दूसरा होता है कि हम नीचे से भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। जो पाखाने की जगह होती है उधर के तरीके से वहां से भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। थोड़ा कमरसम है लेकिन कर सकते हैं। पर उसका उतना ज्यादा ये नहीं है, उतना ज्यादा मिसाल के तौर पर डायग्नोस्टिक जो उसका देखा जाए उतना वो नहीं है एज कंपेयर टू बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है। लिहाजा उसका रोल उसका उसमें कम ही, सिर्फ जब बायोप्सी करते हैं उस वक्त वो उस टाइप का अल्ट्रासाउंड करते हैं। यूजुअली हम वो अल्ट्रासाउंड नहीं करते। जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए, वो है, मैं नॉन इन्वेजिव की बात कर रहा हूँ। इन्वेजिव तो बायोप्सी तो होती ही होती है, वो तो कंफर्मेटरी है, लेकिन जो नॉन इन्वेजिव है जिसमें इंसान को तकलीफ नहीं होती है, वो एमआरआई है। देखिए, एमआरआई से आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी मालूम हो सकती है। प्रोस्टेट कैंसर की नवीयत क्या है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर कितना है, फैला हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो नोड में गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बोन में गया है, उसके बारे में भी करें तो एमआरआई जो है, एमआरआई का रोल प्रोस्टेट कैंसर में जितना रोल एमआरआई का प्रोस्टेट कैंसर में है, उतना खास ही किसी और ट्यूमर में, ब्रेन ट्यूमर छोड़ के किसी और ट्यूमर में एमआरआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। एमआरआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अब एमआरआई बहुत टाइप के आए हैं अब, जो जिनको हम बोलते हैं कि डिफ्यूजन एमआरआईज, और उसमें कॉन्ट्रास्ट भी दे सकते हैं, उसमें कोलिन डिफ्यूजन भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे एमआरआई आए हैं जहां से अगर बायोप्सी भी फेल हो जाती है, मिसाल के तौर पर किसी का बायोप्सी किया, बायोप्सी फेल हो जाती है, ठीक है, बायोप्सी में नहीं आता है, रिपोर्ट आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप एमआरआई कर सकते हैं। एमआरआई से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये हो गई एमआरआई की बात। तो उसमें आपको बेसिकली आज तो 3 टेस्ला एमआरआई होता है, ठीक है, तो एमआरआई की ये खास खसूसियत है। सीटी स्कैन का रोल इसमें ज्यादा नहीं है। सीटी स्कैन का उतना रोल नहीं है क्योंकि सीटी स्कैन से ज्यादा बहुत ही उम्दा एमआरआई है। ये एक कैंसर ऐसा है जिसमें सीटी स्कैन का अगर मान ले, सीटी स्कैन का टोटली कोई रोल ही नहीं। एमआरआई बड़ा इंपॉर्टेंट। एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आप पेट स्कैन की बात कर रहे थे, देखिए जो आम तौर पर जो पेट स्कैन होता है, जिसको हम एफडीजी पेट सीटी बोलते हैं, ठीक है, उसका रोल प्रोस्टेट कैंसर में खास कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे तरीके का पैट है, एक खास तरीके का पैट होता है, उसको बोलते हैं पीएमएसए, सॉरी पीएसएमए। वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एफडीजी होता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है, ठीक है, वो कम से कम 30 से 40 हजार तक वो इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। लेकिन उसका भी रोल अगर देखा जाए, वो तब है वो तब है जब प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट से बाहर, नोडों से बाहर बाकी किसी जगह फैल गया हो। देखिए, मिसाल के तौर पर यह देखा गया है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर किसी का है, वो प्रोस्टेट के इर्द गिर्द ही है, प्रोस्टेट में है, और प्रोस्टेट से मतलब बढ़ गया है, प्रोस्टेट के बाहर निकला है, लेकिन प्रोस्टेट की इर्द गिर्द ही है, और ज्यादा से ज्यादा जो पेल्विस है वहां के नोड तक गया है, ठीक है। अगर इतने में ही प्रोस्टेट का कैंसर रेस्ट्रिक्टेड है, तो उसमें पेट स्कैन, इवन पीएमएसए जो ये स्पेसिफिक पेट स्कैन है, उसमें भी कोई रोल है नहीं। उससे अच्छा एमआरआई ही है।
ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है सिम्पटम्स के हिसाब से, कभी-कभी ऐसा होता है सिम्पटम्स के हिसाब से, बोन स्कैन आपने मतलब सिम्पटम्स के हिसाब से हम दूसरा इन्वेस्टिगेशन एमआरआई के बाद बोन स्कैन करते हैं, ठीक है। हुँ। बोन स्कैन का रोल है, वो हड्डियों में अगर फैल गया है, हड्डियों का फैलाव है, उसमें हमको मदद करता है देखने के लिए। लेकिन अगर बोन स्कैन से मसला क्लियर नहीं होता है, तो तब उस सूरत में पीएसएमए का रोल बनता है। लेकिन ओवरऑल पीएसएमए का रोल, पेट स्कैन का रोल प्रोस्टेट में नहीं। ये डॉक्टर ये साहब क्लियर होना चाहिए। जी, ये डॉक्टर साहब ये हो गया कि जब कैंसर किसी को हो गया, फिर ये क्या-क्या ज़रूरत हैं, किस तरह के टेस्ट हैं, इसमें एमआरआई का आपने बोला है बड़ा अहम रोल है। जी। तो अब डॉक्टर साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अब किसी के पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर है, तो इलाज किस तरह का है? और अगर इलाज वो करता है, इसकी रिकवरी रेट क्या है? कितना रिकवर होता है? सही बात है। हाँ, अगर कहीं पे भी ऐसे शख्स को हो गया, जो शादीशुदा है लेकिन यंग एज में है, जी। अ, बच्चे कंसीव करना चाहता है, हुँ। बच्चा चाहता है, क्योंकि रिलेटेड है वहाँ पे बायोलॉजिकल लाइफ में ये जी प्रोस्टेट। तो ओवरऑल इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे किस तरह है? तो ये बताइए। देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है समझने के लिए, खासकर डॉक्टर्स के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी। हुँ, देखिए, ये जो प्रोस्टेट कैंसर है, इसमें हम ऐसा करेंगे, हम 2 टाइप के इसको डिवाइड करते हैं। एक ऐसा होता है जो सिर्फ़ प्रोस्टेट में ही है, हुँ, मतलब प्रोस्टेट के बी कैप्सूल से बाहर भी नहीं निकला है, हुँ, ठीक है? अंदर है। अंदर है, ये हुँ, एक टाइप का कैंसर है, इसको अर्ली बोलते हैं, यानी कि T1 है और T2 है, 2 मैक्सिमम T2A यानी कि स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 2A ये हो गया एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप हो गया कि वो स्टेज 3 हुँ, वो प्रोस्टेट से बाहर निकला है लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं निकला, ज़्यादा बाहर नहीं। इधर-उधर थोड़ा नोड इधर-उधर गया है, ठीक है? और तीसरा हो गया है जो स्टेज 4 होता है। पहले हम स्टेज 4 पर ही आएँगे, पहले हम उधर ही से फिर हम नीचे आएँगे। ऊपर से या हाँ, नीचे ऊपर से हाँ, ऊपर स्टेज 4 पे क्योंकि स्टेज 4 पर क्यों हम आएँगे, उसकी एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह ये है कि पहले ज़माने में जो ट्रीटमेंट होता था 1960s तक हुँ, प्रोस्टेट कैंसर का, प्रोस्टेट काफ़ी मतलब स्टेज 4 में ही सब लोग यूजुअली आते थे। इसका रिज़ल्ट था प्रोस्टेट कैंसर का रिज़ल्ट ट्रीटमेंट का कुछ रिज़ल्ट ख़ास नहीं था। आप अंदाज़ा लगाइए प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। हुँ, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अभी जो पॉपुलेशन है यानी कि 8 बिलियन लोग पॉपुलेशन है। कम से कम 1 बिलियन लोग जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर उनका होगा। वो प्रोस्टेट कैंसर से जी रहे हैं। एक यानी 8 बिलियन में ये 1 इसका बिलियन में मतलब है कम से ये कम हाँ, 10% न 10-12%। 1 इन 1000 देखो 1 इन 8 जो होता है ना 1 इन 8 हुँ, ये देखा गया है कि जो एज है 1 इन 8 ठीक है? उसमें प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। 8 लोगों में से 1 बस। वही खासकर जो 50 से 70 साल की एज तक है। वही हो गया ना 8%। हाँ, वो हो गया 1 इन 8 1 इन 8 8 लोगों में से 1। हुँ, अगर उसको हम करेंगे अगर सपोज़ हमारे पास 50 से 80 एज ग्रुप में कम से कम 60% लोग आते हैं, 40 से 60% लोग आते हैं, हुँ, ठीक है? वो हो गया 4 बिलियन पीपल, ठीक है? 4 बिलियन तो मेल्स रहते हैं, ठीक है? और उस 4 में कम से कम 3 बिलियन लोग हो गए, ठीक? अब 3 बिलियन का आप 1 इन 8 कर दीजिए, वो कितना वो कम से कम हाफ बिलियन से अगर देखा जाए वो उधर तक उससे ऊपर भी जा रहा है। ओवरऑल मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ लोग, तो काफ़ी कॉमन है, ठीक है? लेकिन पहले ज़माने में क्या था? पहले ज़माने में मैक्सिमम जो हमारे पास होता था, वो होता था स्टेज 4 वाला। अभी इसका स्टेज 4 हो, ठीक है? तो स्टेज 4 तो मतलब वो तो 100% मर ही जाते थे, ठीक है? उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो चार्ल्स हगिन्स एक सर्जन था, उसने इस पर काम किया, बहुत देर तक काम किया। अल्टीमेटली उसने क्या किया? उसने एक सर्जरी डिवाइस किया।
जिसको हम जो टेस्टिस होते हैं ना मेल्स के, वो टेस्टिस निकाल देता है। वो सर्जरी क्या है, टेस्टिस रिमूव। तो वो टेस्टिस रिमूव करने से एक ड्रास्टिक चेंज आ गया इसमें। प्रोस्टेट कैंसर का आई मीन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप बोलेंगे जो हालत उस वक्त थी, ऑलमोस्ट देखा गया है कि बहुत सारे लोग 5 साल 10 साल जीने लगे। यानी ये प्रोस्टेट कैंसर को क्योर की तरफ लेना सिंपल सर्जरी, सिंपल सिंपल सर। और लिहाजा चार्ल्स हागिन को 1966 में इस चीज पर बाकायदा नोबेल प्राइज मिला। उसने ऐसा एक चैलेंज एक नया एक स्टार्ट किया, एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दे दिया। ठीक है, तो ये जो स्टेज 4 है, स्टेज 4 में स्टार्ट हो गया ट्रीटमेंट वहां से। उसके बाद इस पर जब आइडिया मिला चार्ल्स हागिन की इस डिस्कवरी से, तो उसके बाद ये हुआ कि ड्रग्स का भी उसी रवैये में ड्रग्स का भी बनना शुरू हो गया। अब आप ये देखेंगे कि इस वक्त स्टेज 4 को ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो दवाइयाँ है, जो आर्मामेंटेरियम है, वो काफी लंबा है। स्टेज 4 में भी, स्टेज 4 डिजीज में भी एक पेशेंट को अगर वो रेस्पॉन्ड करे दवाई का, हाँ, तो उसमें भी आप 4 साल 5 साल पेशेंट आराम से चला सकता है। ये स्टेज 4 की बात है। तो चूंकि ट्रीटमेंट, प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट स्टेज 4 से ही हिस्टोरिकली शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने स्टेज 4 से शुरू कर दिया। अब हम आ जाते हैं उस बात पर कि प्रोस्टेट कैंसर, जैसे आपने बताया, कोई शादीशुदा है, कोई यंग है, ये ठीक है। अमूमन ये देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर 40 साल या 40 साल की एज से कम नहीं होता है। अच्छा, अगर होगा भी तो वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर की जो मीन एज है होने की, वो है 60 साल से 70 साल। अच्छा, इस 10 साल में ये मैक्सिमम देखा जाता है। ठीक है, तो इस 10 साल में यूजुअली जो इस 10 साल हो जाते हैं, उनकी तो बायोलॉजिकल लाइफ, फैमिली लाइफ तो यूजुअली कंप्लीट रहती है। ठीक है, तो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने ये भी बताया कि जो ऑटोप्सी स्टडीज है, उनमें ये पाया गया है कि कम से कम जो 70 साल की एज से ज्यादा है लोग जो मरते हैं, अगर उनकी ऑटोप्सी करते हैं, अगर उनका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जिनमें प्रोस्टेट कैंसर रहता है, लेकिन उससे वो नहीं मरते। ऐसा उस चीज को मद्देनजर रख के ये सवाल जहन में आता है कि आया प्रोस्टेट कैंसर को जरूरी है कि हर एक स्टेज में ट्रीट किया जाए? ये अहम सवाल इसमें प्रोस्टेट कैंसर में आ गया है, जिसका जवाब जो है, इसका जवाब मिल रहा है। और उसमें ये जो जिसको हम बोल रहे थे अर्ली प्रोस्टेट कैंसर टाइप, तो उसमें जो ट्रीटमेंट है उसके तीन तीन ग्रुप ऑफ ट्रीट, जो 3 तरीके हैं ट्रीट करने के। खासकर जब हम स्टेज 1 यानी कि T1 और T2 के बारे में बात करते हैं। T3 के बारे में तो पता ही है, वो तो करना ही करना है ट्रीटमेंट। लेकिन इस ग्रुप में जो अहम चीज है वो है इसमें कि तीन किस्म का सेग्रीगेशन है। एक ट्रीटमेंट को, प्रोटोकॉल को कहते हैं वेट एंड वॉच। दूसरा होता है एक्टिव सर्विलेंस। तीसरा इसमें आता है सर्जरी। ठीक है, अब ये देखना होता है कि ये किस किस में कौन सा ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अब ये जो वेट एंड वॉच होता है, वेट एंड वॉच यूजुअली उन लोगों में किया जाता है जो एज में काफी ज्यादा है, उनकी बहुत सारी डिजीजेस हैं, हाँ, काफी वीक हैं, जिनमें आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, एग्रेसिव ट्रीटमेंट जिनमें आप नहीं कर सकते, उनमें वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच का मतलब क्या होता है? वेट एंड वॉच का मतलब ये होता है कि उनमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जब ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा तब थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट। उसमें यूजुअली वो पेशेंट आते हैं जो 80 और 80 इयर्स, 80 और बियॉन्ड 80 एज के होते हैं, जो 80 साल या 80 साल से ज्यादा एज में है, उनमें आप वेट एंड वॉच पॉलिसी करते हैं। लेकिन उसमें आप एक्टिवली इंटरवीन नहीं करते। ठीक है, उनमें सिर्फ आप ये रखते हैं कि उनको वॉच करते रहते हैं। अगर ज्यादा कुछ हो गया तो फिर उस वक्त
आप उसको ट्रीटमेंट किसी तरीके से पैलिएटिव ट्रीटमेंट या थोड़ा उसमें चैनल बना लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसमें आ गया है एक्टिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस में क्या होता है? एक्टिव सर्विलेंस में पेशेंट को हतमी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, रेगुलर फॉलो अप किया जाता है, उसको पीएसए रेगुलरली किया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बायोप्सी भी रिपीट करना पड़ता है। और जो ही ऐसा लगता है कि कैंसर बढ़ रहा है, तो उस वक्त उसको सर्जरी करते हैं। तो ये पाया गया है कि ये जो एक्टिव सर्विलेंस है, इसका जो ओवरऑल सर्वाइवल है, जो इसके ओवरऑल रिजल्ट्स हैं, वो कभी कभी सर्जरी करने के बराबर है। ये देखा गया है कि जिन लोगों में सर्जरी किया उनके रिजल्ट, अर्ली कैंसर के बारे में उनके रिजल्ट, और जिन लोगों में नहीं सर्जरी किया उनको एक्टिव सर्वाइवल मिलेगा, उनका रिजल्ट प्रोस्टेट कैंसर के हिसाब से एक ही रहता है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, मिसाल में देता हूं। देखिए, ऐसा है कि किसी इंसान का टीयूआरपी हो गया, उसको प्रोस्टेट बढ़ गया था मिसाल के तौर पर, तो उसको वो यूरोलॉजिस्ट के पास गया, यूरोलॉजिस्ट ने थोड़ा सा उसमें टीयूआरपी करके वो थोड़ा सा सर्जरी करके पाइप डाल दिया। अब सर्जरी करने के बाद जब बायोप्सी आया, उसमें ये देखा गया कि उसमें कहीं ट्यूमर है, प्रोस्टेट कैंसर है, लेकिन जो 5% से कम इन्वॉल्वमेंट है उसमें। कितना? 5% से कम इन्वॉल्वमेंट है, या 5% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट है 5% से कम या 5% से ज्यादा, यानी कि ये T1 में आता है, ठीक है। तो उनमें क्या देखा गया है, अगर उनमें हम सर्जरी करेंगे उसका रिजल्ट, और अगर हम उसको एक्टिव सर्विलेंस पर रहेंगे ऐसे पेशेंट को, दोनों का रिजल्ट सेम। तो लिहाजा इस सूरत में ऐसे लोगों जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को एक्टिव सर्विलेंस में रखना है। अच्छा, इसी तरह जो T2A होते हैं, T2A जिनका ट्यूमर होता है लेकिन वो प्रोस्टेट के एक ही लोब के में कन्फाइन रहता है। जो प्रोस्टेट होता है उसके दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। अगर एक ही लोब में कन्फाइन होगा, ठीक है, तो उसमें भी ये देखा गया है कि एक्टिव सर्विलेंस उनके लिए पहला प्रोटोकॉल अच्छा प्रोटोकॉल है, ठीक है। और एक्टिव सर्विलेंस में ये, लेकिन एक्टिव सर्विलेंस में क्या होता है, एक्टिव सर्विलेंस में ख्याल रखना पड़ता है, पेशेंट को कंटिन्यूस फॉलोअप में रखना पड़ता है, एमआरआई करना पड़ता है, रिपीटेड एमआरआई करना है, ताकि जो ही आइडिया मिलता है कि ये थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है, पीएसए बढ़ रहा है, तो नहीं बढ़ रहा है सर्जरी। और जिन लोगों का ये जो अर्ली ट्यूमर T2B है, जिनके लिए सर्जरी का मतलब प्रावधान होता है, उनमें जो सर्जरी करते हैं उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में सर्जरी ऐसे करते थे, जो नर्व्स जो रहते थे, नर्व्स इसके, जिससे आपका मतलब जो आप बायोलॉजिकल फंक्शन, जो रिएक्शन, बाकी चीज, वो सब का डैमेज हो जाता था और इनकॉन्टिनेंस रहती। सर्जरी के बाद ना वो पेशाब खुद ही निकल जाता, पेशाब वो सब होता था। लेकिन वो तो टेक्निकल एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सर्जन एक्सपर्ट है, इसमें एक्सपर्टीज की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर सर्जन एक्सपर्ट है इसमें, तो एक्सपर्ट सर्जन इसमें करता है। मिसाल के तौर पर जब मैं ये सर्जरी करता हूँ, टोटल प्रोस्टेटेक्टमी, किसी का रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी जिसको बोलते हैं, तो मेरे पेशेंट्स में ये जो पेशाब का जो इनकॉन्टिनेंस रहता है, जिसको बोलते हैं ना, पेशाब खुद ही निकल जाता है, रात को निकल जाता है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये देखा गया है कि कम से कम 5 से 10% लोगों में ये 1 साल 2 साल तक ये रहता है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता में कमी आती है, लेकिन इसमें ये पेचीदगी रहती है। लिहाजा इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि प्रोस्टेट की सर्जरी जो हो, वो एक एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को करनी चाहिए। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो तभी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो अदरवाइज सर्जरी करने के बाद जो पेशेंट को जो तकलीफ हो जाता है ना, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि आप अंदाजा कर दीजिए कि आपने सर्जरी की, फिर आपका पेशाब निकल रहा है, पेशाब लीक हो रहा है, फिर आपको डायपर यूज करना पड़ता है, रात को डायपर लगा के बैठना पड़ता है, तो कितना तकलीफ होता है इंसान। तो लिहाजा ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए बहुत लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि इनको रेडियोथेरेपी दे दो,
ठीक है, ऐसे पेशेंट को रेडियोथेरेपी देते हो, सर्जरी मत करो। लेकिन उसमें भी ये रहता है कि रेडियोथेरेपी का रिजल्ट जो है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी उसका कॉम्प्लिकेशन रेट आगे जाके जो होता है कीमोथेरेपी क्या क्या वो डिफिकल्टी है। कीमोथेरेपी का इसमें उतना रोल नहीं है, वो स्टेज 4 में कीमोथेरेपी देते हैं, स्टेज 4 में कीमोथेरेपी का ताकि रोल बनता फैले है। और ज्यादा तो लेकिन जो अर्ली कैंसर होता है स्टेज 1 को छोड़ के स्टेज 2 या स्टेज 2A 2B अप टू कभी कभी स्टेज 3 में भी अगर सर्जरी एक्सपीरियंस सर्जन अगर सर्जरी करेगा तो उसमें भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो सेलेक्टेड पेशेंट सेलेक्टेड केसेस में। तो ये इसमें प्रोटोकॉल है। तो ये प्रोस्टेट कैंसर का एक खास जो है, इसकी एक खास नवीयत है, उस पर मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप इन जनरल इस प्रोस्टेट कैंसर पर अपने नाजरीन को मख्सर एक एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए मेल इस प्रोस्टेट कैंसर से दूर रहने के लिए, या किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो इस बीमारी में मुब्तला ना हो? देखिए, पहले तो मैंने बताया कि एक ही चीज देखा गया है जिसको बोलते हैं टमाटर टमाटर का कसरत से इस्तेमाल हाँ, कसरत से नहीं, टमाटर इस्तेमाल कर सकता है कर इंसान, लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है ऑक्सलेट भी रहता है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता कुछ है। लोग टमाटर कुछ कच्चे खा टॉलरेट- जाते हैं, टॉलरेट- हाँ। एज फ्रूट इस्तेमाल हाँ, करते ठीक हैं। है, अच्छा है, इसमें लाइकोपीन रहता है, टमाटर और टमाटो जैसा उसका इस्तेमाल हो। अब उसके बाद ब्रोकोली होता है, यानी कि क्रूसिफरस जो वेजिटेबल्स होती है, इसमें आपका कैबेज रहता है, ये बंद गोभी, फूल गोभी, कैबेज, पालक उस टाइप का, ठीक है। तो पालक का मुझे पता नहीं, पालक उसमें आता है कि क्रूसिफरस में आता है कि नहीं आता है, लेकिन सरसों का साग आता है उसमें, ठीक है। सरसों का साग जो हमारा साग जो अक्सर साग जिसको ब्रोकोली बोलते हैं, ब्रोकोली भी उसमें आती है, तो वो इस्तेमाल करे इंसान तो अच्छा है, तो वो मुफीद है प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से। उसके बाद स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग ये देखा गया है कि स्मोकिंग जिस तरह यूरिनरी ब्लैडर में एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग तो है ही है रिस्क फैक्टर में, इसमें भी है। हाँ, लेकिन स्मोकिंग जो है उसमें मैंने बताया कि 35 या 37 साल से ज्यादा कंटिन्यूअस हेवी स्मोकर हो, उतना तो हेवी स्मोकर मेरे ख्याल में उतना ज्यादा हेवी स्मोकर अब कोई है नहीं और ज्यादा नहीं है, तो ये है उसमें। और दूसरी बात ये है कि जो 50 साल की एज के हैं या 50 साल से ज्यादा एज के हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए। तो उनको मेरे ख्याल में PSA उनको करवाना चाहिए, ठीक है, PSA बीच बीच में करवाना चाहिए। अगर PSA, उसमें मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन इस तरह देता हूं, अगर किसी ने 50 साल की एज से ज्यादा है, अगर उसने PSA किया तो PSA 4 से कम है, 4 से, मिसाल के तौर पर PSA 2 है या 3 है, ठीक है। ये PSA किस तरह का टेस्ट है? ये ब्लड टेस्ट होता है। अच्छा, ब्लड टेस्ट, उनको बोलना मुझे PSA करना। हाँ, PSA टेस्ट अगर हो जाए तो उसमें क्या है कि अगर 4 से कम होगा तो फिर 4 साल के बाद वो रिपीट कर सकता है। अगर 4 से ज्यादा फिर डॉक्टर अगर 4 से ज्यादा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना। 4 से ज्यादा है, फिर डॉक्टर के साथ मशवरा करे कि कैसा करना पड़ेगा। उसमें ऐसा भी रहता है कि फिर यूजुअली हर साल PSA करना पड़ता है जब तक देख रहा है कि PSA बढ़ रहा है, या अगर PSA लगभग 10 के करीब है, अचानक PSA किया 5 से ज्यादा है, लगभग 10 के करीब है, तो उसको चाहिए कि डॉक्टर के साथ मशवरा करे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आए या किसी यूरोलॉजिस्ट के बजाय किसी भी डॉक्टर के पास जाए, तो बाकी इन्वेस्टिगेशन अपने करवाए। तो ये इसके लिए एक उम्दा तरीका है। और फिर उसमें ये भी देखा जाएगा कि आया ऐसे पेशेंट को अगर प्रोस्टेट कैंसर निकला मिसाल के तौर पर, उसको हम तुरंत सर्जरी करेंगे या क्या बोलते हैं एक्टिव सर्विलेंस, वो तो बाद में होगा जब ये होगा, दोनों तो चीजें इसमें है, उसके जरूरी के हिसाब से डॉक्टर नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं है कि फिर हर एक को सर्जरी, अगर कैंसर होती, देखिए बाकी जहां जहां हमने कैंसर की बात की, अगर कैंसर हो गया इसका मतलब तुरंत ट्रीटमेंट करो, ठीक है, उसका मतलब सर्जरी के लिए तैयारी करो। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में ऐसा नहीं है। अगरचे कैंसर है भी तो उसमें इमीडिएट सर्जरी करने के लिए अपना प्रोटोकॉल रहता है, जरूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट को इमीडिएटली सर्जरी हो जाए, ठीक है। ये गौर तरफ बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या बताया है प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से। अगर आपको इस कैंसर के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पे आप राब्ता कर सकते हैं।
और साथ में जो ईमेल आप देख रहे हैं उस पर आप अगर इस बीमारी में या किसी और कैंसर के हवाले से किसी बीमारी में मुब्तला है कोई, तो वो ईमेल में अपने डिटेल भेज सकते हैं और डॉक्टर साहब उसका जवाब देगा अगर उनको फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ गई है। तो हमारा ये आज 21वां एपिसोड था प्रोस्टेट कैंसर से। मिलते हैं अगले हफ्ते आपसे फिर वो एक प्रोग्राम लेकर। तब तक के लिए नाज़रीन का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।